प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया, हमारी यूट्यूब चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम दिया है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। इसका वर्णन आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। ये चैनल किन उद्देश्यों के लिए बनाई है, इसके क्या लक्ष्य हैं, इसका क्या दर्शन है, इसका भी संक्षेप में वर्णन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया देखने का कष्ट करें। इन दिनों हम एक वीडियो सीरीज आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि हमने सोशल मीडिया और ख़ासकर फेसबुक में पाया है कि अनेक पिछड़ा वर्ग की कुछ जातियां और कुछ अनुसूचित वर्ग की जातियां जैसे कोली, कोरी, महार इत्यादि वर्ग अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं और उन्होंने जो विभिन्न संगठन बनाए हैं उसमें उसका जो नामकरण किया उसमें आगे पीछे क्षत्रिय लिखने का प्रयास किया है। इस विकास को हम नकारात्मक विकास मानते हैं और इसी विषय को लेकर के हमने एक विस्तृत श्रृंखला तैयार की है और इसमें बृहद रूप से हम सारे पहलुओं को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पहलुओं का, दार्शनिक पहलुओं का विस्तार से आपकी सेवा में वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि हमारी ये नई यूट्यूब चैनल है, अतः हमारे लिए लंबे वीडियो बनाना संभव नहीं है, अतः पूरी इस आलेख को हमने 13 भागों में व्यक्त किया है। आज हम इसका 5वां भाग आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारा जो आलेख है वो पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का है। इसका हमने जो शीर्षक रखा है मैं इसको इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। ये विषय मैं फिर से दोहराना चाहूँगा। कुछ अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों में क्षत्रिय बनने का जुनून भारतीय शासक वर्ग 15% को सत्ता केंद्र में बने रहने और मूल निवासियों 85% को गुलाम बनाए रखने में कारगर। मैं इस 5वें एपिसोड को इस तरह से प्रारंभ करता हूँ। उक्त ऐतिहासिक कालखंड में अर्थात मध्ययुगीन कालखंड में हम बारीकी से अध्ययन करते हैं, तब चंद मुगल सैनिकों ने सोमनाथ के राजा को हराकर सोमनाथ के मंदिर को लूटकर और सैकड़ों खच्चरों में भर कर चढ़ावे के रूप में एकत्र किए गए सैकड़ों टन सोना, हीरे, जवाहरात आदि ले गए। संभवतः ये भारत पर पहला हमला था। यह इतिहास का वो कालखंड था जब अफगान एवं अरब देशों से भारत का व्यापार, आयात निर्यात बहुत विकसित हो गया था। अफगान, अरब से वहाँ के व्यापारियों के जत्थे आया जाया करते थे। भारत में उन दिनों पुरोहितवादी राज्य व्यवस्था बहुत चरम सीमा पर थी, अर्थात यज्ञ, हवन, मूर्ति पूजा, चढ़ावा, अनेकों धार्मिक संस्कारों की बहुत भरमार थी। यज्ञों हवनों में देसी घी एवं अन्य महंगे महंगे खाद्य पदार्थों की बड़ी मात्रा जलाए जाते थे। दूध की बहुत बड़ी मात्रा मूर्तियों पर चढ़ा कर बर्बाद कर दी जाती थी। इसका परिणाम ये होता था कि देश के उत्पादक वर्ग, कमेरे और श्रमिक वर्ग की खून पसीने की कमाई का बहुत बड़ा अंश इन्हीं में खर्च बर्बाद हो जाता था। दूसरा दुखद पक्ष था कि मनु के संविधान के तहत लगभग 85% जनता को कोई मूलाधिकार, मान सम्मान नहीं थे, अतः वे बड़े ही दुखी एवं राज्य व्यवस्था से असंतुष्ट रहते थे। अरब, अफगानिस्तान से आने वाले व्यापारी जत्थों को उनकी अपनी जीवन शैली, धार्मिक, दार्शनिक मान्यताओं, विश्वास, आस्थाओं के अनुसार या नज़रिए से उपरोक्त वर्णित बातें, अवस्थाएं खराब तो लगती ही थीं। वे इन्हें धर्म विरुद्ध पाप कर्म भी मानते थे। स्वाभाविक है, व्यापारी जत्थे इन सब बातों, अवस्थाओं का जिक्र वहाँ के दीगर लोगों से किया करते थे। इनकी जानकारी वहाँ के राजा एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों तक पहुँची तो उन्होंने
मानवीय दृष्टिकोण से इन बुराइयों एवं अथवा बुरा करने वालों, जुल्म करने वालों को खत्म करने के नज़रिए से आक्रमण किया, न कि राज्य विस्तार या किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने के उद्देश्य से। जब सोमनाथ के राजा को जासूसों के माध्यम से खबर मिली कि बाहर के सैनिकों की उनके राज सीमा में हलचल है, तो राजा को उसके सलाहकार मंडल, जो कि पूर्णतः ब्राह्मणी होते थे, ने ये सलाह तो नहीं दी कि बाहर के सैनिकों का मुकाबला करने के लिए क्या, कैसी और कितनी तैयारी की जाए। ये सलाह भी नहीं दी कि बाहर के सैनिकों की युद्ध कला कौशल शैली कैसी है इत्यादि। यहाँ ये उल्लेखनीय बात भी है कि अनेक इतिहासकारों ने इस मध्ययुगीन काल के विषय में लिखा है कि उस समय राजा एवं उनके सलाहकारों में एक बहुत बड़ा गुरूर, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता ये था कि हम विश्व की श्रेष्ठ सभ्यता संस्कृति हैं, हम सबसे उन्नतिशील और ताकतवर हैं। इस घमंड में भारतीय राजा एवं उनके ब्राह्मण सलाहकार बदलती हुई परिस्थितियों में युद्ध कला कौशल एवं रणनीतियों में बहुत कमज़ोर रहे। यही कारण था कि चंद मुट्ठी भर सैनिकों के सामने भारतीय राजाओं की बड़ी से बड़ी विशाल सेनाएं, बड़े से बड़े लाहौर लश्कर, घोड़े, हाथी, ऊंट होने के बावजूद भी ना तो प्रतिरोध रेसिस्टेंस कर पाते थे और ना ही मुकाबला। जबकि चंद विदेशी सैनिक अपनी युद्ध चतुराई एवं रणनीति से उन्हें बिना किसी खास हानि के तितर बितर कर देते थे और मैदान छोड़कर भारतीय राजा के सैनिक भाग जाते थे। अनेक इतिहासकारों जो मुगलों की सेना के साथ आते थे, उन्होंने भारतीय राजाओं की सेना की युद्ध कला के विषय में बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से अपने लेख, डॉक्यूमेंट्स लिखे हैं। कालांतर में अनेक प्रसिद्ध इतिहासकारों ने उनका संकलन कर पुस्तक भी प्रकाशित की हैं, जैसे भारत का हारों का, पराजयों का इतिहास। एक इतिहासकार ने आंखों देखा वर्णन किया है कि भारतीय राजाओं की सेना का युद्ध के मैदान में इतना खराब विन्यास, फॉर्मेशन या अरेंजमेंट होता था कि बिना मुकाबला किए ही भारतीय राजाओं की सेना को बहुत भारी जान माल का नुकसान होता था और वो तितर बितर हो मैदान छोड़ देती थी। वे वर्णन करते हैं कि लाखों की संख्या की सेना के विन्यास के पहले पैदल, फिर घुड़सवार, फिर हाथी सवारी दिग्गजों की सेना खड़ी होती थी। मुगलों की सेना अपने तोप के गोले इन सैन्य विन्यास के ठीक पीछे दागती थी। परिणाम ये होता था कि गोलों के फटने एवं आवाज़ से हाथी घोड़े डर कर बिचक कर आगे भागते थे और पैदल सेना को कुचल देते थे। फिर अफरा तफरी मच जाती थी, सेना तितर बितर होकर हार जाती थी। जबकि मुगलों चंगेजों की सेना की युद्ध कला और उनका दुश्मन की सेना को घेरना, पेनिट्रेशन बहुत ज़बरदस्त था। उनका विन्यास, फॉर्मेशन एंड अरेंजमेंट इतना अच्छा होता था कि चंद सैकड़ा सैनिक बड़ी चतुराई से शत्रु के हजारों सैनिकों को कई खंड करके चारों ओर से घेर कर भारी क्षति पहुंचाते थे और मैदान छोड़कर भागने को मजबूर कर देते थे। दशकों पहले डिस्कवरी चैनल ने इन सब पहलुओं पर एक सीरीज भी तैयार कर प्रस्तुत की थी। उपरोक्त पहलुओं के अलावा भारत की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था भी भारत को आसानी से गुलाम होने में बहुत मदद की। वर्ण व्यवस्था के कानूनों, मनुस्मृति के अनुसार अगर किसी राज्य की कुल जनसंख्या माना कि 100 है और प्रत्येक वर्ण की बराबर संख्या है, तो क्षत्रिय वर्ण केवल इसी वर्ण को युद्ध लड़ने, सुरक्षा करने का अधिकार, कर्तव्य था, उत्तरदायित्व था कि कुल संख्या 25 हुई। इस 25 संख्या में से महिला 12.5% अलग हो गईं क्योंकि इन्हें युद्ध करने के लिए मनाही थी। शेष 12.5
में से वृद्ध एवं बच्चे भी युद्ध के लिए अयोग्य होते थे। माना कि इनकी संख्या 5.5 है तो शेष 7 क्षत्रिय युवा ही युद्ध के लिए उपलब्ध रहते थे, जो कि बहुत कम उपलब्धता है। लेकिन मजबूरी में आवश्यकता पड़ने पर शूद्र, अतिशूद्र, मूल निवासी कहलाने वाली जातियों में से युवकों को जबरन सेना में भर्ती कर उन्हें लंबे बांसों एवं भालों के साथ बड़ी भारी संख्या में युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया जाता था। ये लोग अंदर ही अंदर क्षत्रिय और सैन्य अधिकारियों से ईर्ष्या व जलन रखते थे। इतिहास में ऐसे भी उल्लेख मिलते हैं कि ये लोग मौका मिलते ही विद्रोह कर देते थे और मुगल, चंगेज़, अफगानी सेना में शामिल हो जाते थे। ये अवस्था सैनिक संख्या बल की अधिकता दो भारतीय राजाओं की आपसी लड़ाई में तो कारगर रहती थी, क्योंकि दोनों में समान अवस्थाएं होती थीं। लेकिन विदेशी पहले मुगल, चंगेज़ सैनिकों के सामने ये अवस्था, जैसा कि हमने वर्णन किया है, लाभ की जगह बहुत जान माल की हानि पहुंचाती थी और यही हार का कारण भी बनती थी। इन अवस्थाओं का मुगलों के साथ आए इतिहासकारों ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से वर्णन किया है कि हमारे सामने हजारों सैनिक मात्र लंबे लंबे बांस और भाले लेकर खड़े हो गए हैं। युद्ध विज्ञान की भाषा में ऐसी सेना व्यावसायिक सेना, प्रोफेशनल आर्मी नहीं होती थी और बहुत ज़्यादा सैन्य बल होने के उपरांत भी हार जाती थी। इन मामलों में दुखद पहलू यह पढ़ने को मिलता है कि छुआछूत, जात पात, भेदभाव के कारण के कारक फैक्टर्स भी भारत के आसानी से पराजय होने के कारण बने। भारतीय राजाओं की सेना में जो क्षत्रिय वर्ण के अतिरिक्त अन्य जातियों के युवक होते थे, वे उपेक्षा, अपमान एवं अनेक अभावों से ग्रस्त रहते थे। अतः एक तो रुचि से सेना में भर्ती नहीं होते थे, अच्छी तरह से प्रशिक्षित नहीं होते थे तथा उनमें राज्य, देश सेवा, पैट्रियोटिज्म के भाव नहीं होते थे। और सबसे खास बात जो कि एक सैनिक में अनिवार्यता होनी चाहिए, मारक प्रवृत्ति, किलर इंस्टिंक्ट, वो इन गैर क्षत्रिय सैनिकों में नहीं होती थी। युद्ध की घोषणा और युद्ध छिड़ जाने के पश्चात रात के समय जो सैनिकों के खेमे, कैंपस लगते थे, वे अलग अलग जातियों वार लगते थे। यह अवस्था एक व्यावसायिक सेना के लिए बहुत हानिकारक होती थी। अर्थात युद्ध के मैदान में भी छुआछूत और ऊंच नीच की भावना। बाहरी आक्रमणकारियों ने इन अवस्थाओं का अच्छा फ़ायदा उठाया और आसानी से विजय हासिल करते आगे बढ़ते गए। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस श्रृंखला का 5वां एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, कुछ मौलिक बातों पर चर्चा कर रहे हैं, तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करने का भी कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।